औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है नॉन करंट एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। ये टॉपिक हमने जो है डिस्कस किया था क्लास में। आज मैं इसको जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब जो है एक चीज़ हम बता दें कि नॉन करंट एसेट्स, जिसको NCA भी कहते हैं और फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जो है हम इसको जो है जानते हैं, ज़्यादातर लोग फिक्स्ड एसेट्स ही कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है पहले पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी जो है वो रिपीट करता हूँ। जो हम कहते हैं एनी एसेट हैविंग मोर देन 1 ईयर यूज़फुल लाइफ, तो वो क्योंकि उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है और उसको जो है हम जो है जो जहाँ बिज़नेस का जो बेनिफिट होता है, हमने आपको पता था, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था मैचिंग प्रिंसिपल। तो जहाँ जहाँ जिस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना जितना एक्सपेंस इंकर हुआ है उसको हमें मैच करना है। बिकॉज इसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मोर देन 1 पीरियड में हमारे रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है। तो मैच करने के लिए हमने इसके बेनिफिट को डिवाइड करना है। अगर आपको याद है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेटीरियलिटी कंसेप्ट। मेटीरियलिटी में हमने कहा था कि वो चीज़ें जो माइनर होती हैं उस पर हम ये रूल जो है अप्लाई नहीं करते, उसके लिए एग्जम्पशन है। मसलन जैसे हमने जो है वो बल्ब परचेज़ किया या हमने पेंट करवा दिया बिल्डिंग को, या जो है हमने जो वो पेन्स ले लिए, पेन भी मोर देन 1 ईयर चल सकता है, अच्छे पेन लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगेन ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द कंपनी पे, कि कंपनी का साइज़ क्या है और कंपनी की पॉलिसी क्या है, वो डिफाइन करती है। लेकिन आज जो हम बेसिक पढ़ेंगे कि जब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास नॉन करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट्स को हमने कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, आप देखें कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या शामिल है। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने एक मशीनरी परचेज़ की है, जो हमने सप्लायर को जो है वो पेमेंट की है, राइट। तो सप्लायर को जो हमने पेमेंट की है वो हमने जो है वो की है 400,000, राइट। और इस पे जो कस्टम, अगर हम बाहर से इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी हमने पे की, इंश्योरेंस पे किया, या इसके अलावा और जो भी हमारे पास जो हैं वो चार्जेस हैं वो हमने पे किए। तो वो सारे के सारे इसमें हम ऐड अप कर देंगे। अगर हमने जो है फ़र्ज़ करें इंपोर्ट नहीं किया तो फिर उसका जो फ्रेट इन है, अगर हमें अलग से पे करना पड़ा, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं या टेस्टिंग चार्जेस हैं, ये हमें पे करने पड़े, तो ये भी हम इसमें ऐड अप कर देंगे। अच्छा, अब हमने जब देखा कि हमारे पास जो है अगर हमने ये फ्रेट इन, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल जो वैल्यू बनती है एसेट की बनती है 550,000। और अब हमें जब हमने ये कहा कि हमारे पास एक्चुअली वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, जो कि हमारी बुक्स में अपेयर होनी चाहिए, जिसको हमने यूज़ करना है इसकी यूज़फुल लाइफ के मुताबिक। अच्छा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक कंसेप्ट हमारे पास होता है, इसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये देखें कि हमारे पास है ना, ये जो है 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हमने इनको यूज़ में लेके आना है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले डिटेल से, मैं इसको शॉर्टली जो है लेके चलूँगा, ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करते। तो इसमें एक चीज़ देखें कि हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन है, जो टेंजिबल एसेट्स के लिए होती है, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। फिर अमोर्टाइजेशन है, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जिसमें जो है हमारे पास जो है वो ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, हमारे पास जो है लाइसेंसेस हो सकते हैं, गुडविल हो सकती है, उसको कैसे हमने रिकॉर्ड करना है। और फिर डेप्रिसिएशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल है, माइन है, किसी तरह की भी माइंस हो सकती हैं, गोल्ड की हो सकती है, या हमारे पास ऑयल ड्रिलिंग है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हम जो है वो डिग आउट करते हैं ज़मीन से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो जो रिजर्वायर होती हैं, जो रिजर्व होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। ये जो अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली हम देखेंगे डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स की हमने कैसे रिकॉर्ड करनी है। डेप्रिसिएशन मतलब ये है कि हम उसका जो है पार्ट ऑफ द यूज़फुल लाइफ हमने किस तरह से एलोकेट करना है उस ईयर्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट, ताकि मैचिंग प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकें। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है जी। ये हमने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज हमने डेप्रिसिएशन को पढ़ना है, तो हमारे पास है डेप्रिसिएशन के डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स में जी हमारे पास डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं।
इसमें हमारे पास सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड देखते हैं, जिसमें हम इक्वल अमाउंट जो है वो एलोकेट करते हैं हर जो है उसकी यूजफुल लाइफ के अगेंस्ट। फिर हमारे पास जो है एक्सेसिव डेप्रिसिएशन मेथड है, जिसमें हम जो है 150% या डबल ऑफ द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करते हैं, और या सम ऑफ ईयर रीजन मेथड को हम फॉलो करते हैं। और फिर हमारे पास एक और मेथड है, उसको कहते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। कितना जितना हम कंज्यूम करेंगे उतनी डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आज जो है हम ये 4 मेथड जो हैं वो देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना है। अब हम आते हैं एसेट की तरफ। ये हमारा एसेट है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन उस एसेट के बारे में गिवन है, राइट, जिसकी हम अब बात करने जा रहे हैं। हमने जो वैल्यू नीचे निकाली थी, ज़ाहिर हमने जो है 1 जनवरी को 550,000 का जो है वो एसेट हमने परचेज़ कर लिया था। इसमें सब कुछ शामिल है, इसमें इंसर्शन भी शामिल है, इसमें फ्रेट भी शामिल है, अगर कस्टम ड्यूटी वो भी शामिल है। और इसके बाद हमने क्या किया, रेजिडुअल वैल्यू हमने देखा, जो हमने कहा कि द वैल्यू जो बच जाएगी। अच्छा आप बुक्स में देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वर्ड यूज़ होते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी यूज़ होती है, सॉल्वेज वैल्यू भी यूज़ होती है, ठीक है, ट्रेडिंग वैल्यू भी यूज़ होती है। तो वो डिफरेंट हमारे ऑथर्स हैं, डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे हमने परेशान नहीं होना है। बेसिक पर्पज़ ये है कि वो वैल्यू जो हमारे पास यूज़फुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद हम उसको जो है मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास एक वैल्यू होती है, इसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको अगेन जो है हाईलाइट इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि हमें याद रहे कि डेप्रिशिएबल वैल्यू जितना टाइम पीरियड हमारे पास है, हम जो मर्ज़ी जो है जो ये जो हमारे पास मेथड फॉलो करें, हमारे पास जो है जितनी वैल्यू कम होनी है, अगर हम इसको रिवैल्यू नहीं करते, जितनी वैल्यू कम होनी है एसेट की, उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। यानी इस वैल्यू को हमने एलोकेट करना है यूज़फुल लाइफ में, मेथड जो मर्ज़ी यूज़ करें, एलोकेशन हमारा प्रोसेस जो मर्ज़ी हो, लेकिन इसको हमने जो है वो उसकी यूज़फुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर हमारे पास जो है वो लाइफ ऑफ एसेट है, यहाँ पर लाइफ ऑफ एसेट हमारे पास 5 ईयर्स है। अच्छा अब ये है कि सिंपल हमने कैसे निकालना है, मैं जो है इसका आपको तरीका बताता हूँ। अगर हम पहले हम स्ट्रेट लाइन पे बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं डेप्रिशिएबल वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा पर ईयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो हमने इक्वल एलोकेट करना है। अच्छा अगर मैं जो है यहाँ पर डिवाइड करने के बजाय मैं रेट निकालना चाहूँ, तो रेट निकालने का हमारा बड़ा आसान तरीका है, वो ये है कि 1 जो है डिवाइड बाई 5 क्या हमारे पास यूज़फुल लाइफ है। ये देखें मैं डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइड बाई यूज़फुल लाइफ, तो यहाँ पर अगर हम 1/5 कर देंगे, 1/5 कर देंगे इंटू 100% कर दें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 20% आ जाएगा। मसलन ये है कि अगर मैं 500,000 का जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है, इसका 20% मैं कैलकुलेट करूँ तो वो 100,000 ही आएगा, या 5 पे डिवाइड करूँ तो 100,000 ही आएगा। ये हमारा एक रेट है जो कि हमें आगे हेल्प आउट करेगा, कि हम यूज़ करेंगे डबल ऑफ द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज़ हम करेंगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। ये एक जो है टेबल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, राइट जी। ये हमारे पास एक टेबल है जिसको हमने यूज़ करना है, और इस टेबल को यूज़ करते हुए हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको फॉलो करना है। ईयर 0 में ज़ाहिर कंपटीशन भी हम कुछ नहीं करेंगे, जो है डेप्रिसिएशन भी 0 है, डेप्रिसिएशन भी 0, और ये जो मतलब है कि हमने अब इसको परचेज़ कर लिया है। जब हमने इसको 0 टाइम पे परचेज़ कर लिया और अब परचेज़ करने के बाद हमने इसको यूज़ किया, तो ये देखें हमारे पास एक हमने कंपटीशन कैसे की, 500,000 डिवाइड बाई 5, सेम फार्मूला फॉर दी ऑल ईयर्स। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा सेम आएगा। अच्छा ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये हमारे पास जो है, अगर आपको पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको थोड़ा इसमें क्लियर हो जाएगा। जब हमने जो है इसकी कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज की थी तो मैंने यहाँ पर अब एक्सप्लेन किया था। अब वो लेक्चर आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसमें। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जितनी डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, जो कि कॉन्ट्रा में एसेट को जो अगेंस्ट है, उसके जो अगेंस्ट है उसकी वैल्यू को जो कम कर रहा है। तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट हमारे पास है, वो उस वैल्यू को ईयर बाई ईयर, ठीक है, अगर मंथ निकाल मंथ बाई मंथ या ईयर बाई ईयर, उसकी वैल्यू को जितना वो कम करेगा उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जब हम कॉस्ट में से जब इनकम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो वो हमारे पास जो है वो क्या बच जाएगा, बुक वैल्यू बच जाएगी। अब देखें कि 550,000 से जब हमने पहले साल 100,000 निकाला तो हमारी बुक वैल्यू कितनी बच गई, 4
50 बच गई, सेकेंड ईयर में 350 बच गई, बिकॉज क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है और बुक वैल्यू कम होती जा रही है, और 5 ईयर्स के एंड पे जाके ये हमारे पास जो है 50,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये बहुत आसान है। और अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्टेड में ये कहूँ कि जनाब आप जो है 20% निकाल लें, तो 20% विल बी गिव द सेम आंसर, राइट। ये हमारे पास सेम आंसर आएगा जो हमने 5 पे डिवाइड करें या 20% ऑफ द डेप्रिशिएबल वैल्यू। किसके निकालना है? डेप्रिशिएबल वैल्यू का निकालना है, ये हमने याद रखना है। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास है, इसको हमने कहा था डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये एक्सेलरेटेड मेथड में हमारे पास पहला तरीका है, राइट। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि हमारे पास जो है जब भी हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो दो चीज़ें हमारे पास बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट। एक हमारे पास है कि हमने इसको ऑलवेज कहाँ पे अप्लाई करना है? बुक वैल्यू पे अप्लाई करना है। देखें, स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया था? स्ट्रेट लाइन में हमने इसको किस पे अप्लाई किया था? डेप्रिशिएबल वैल्यू पे। अब आप देखें, ये बुक वैल्यू है, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अगर बैक लेके जाऊँ तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में ये जो है ये डेप्रिशिएबल वैल्यू है। हमने यहाँ पे क्या किया था? इसको डेप्रिशिएबल वैल्यू पे अप्लाई किया था। अगर आपको ये मैं दिखा दूँ, डेप्रिशिएबल वैल्यू हमने निकाली थी, ये जो हाईलाइटेड है ना, ये डेप्रिशिएबल वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन में डेप्रिशिएबल वैल्यू पे इसको अप्लाई किया था, और यहाँ पर हम जो है जब डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में आएंगे तो हमने इसको ऑलवेज किस पे अप्लाई करना है? हमने इसको ऑलवेज जो है अप्लाई करना है वो बुक वैल्यू पे अप्लाई करना है। जो बुक वैल्यू होगी उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे हर साल। और रेट को हमने क्या करना है? वहाँ 20% रेट था तो उसको हमने डबल कर दिया, 40% रेट कर दिया, राइट। रेट को हमने क्या किया? जो हमने रेट निकाला था वो 20% था, अगर आपको याद है फिर दिखाता हूँ आपको। ये 20% रेट था हमारे पास, इसको हमने डबल कर दिया, 40% इसको रेट को हमने कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट जो हमने 20% था, इसको हमने यहाँ पर 40% के हिसाब से अप्लाई करना है और बुक वैल्यू पे अप्लाई करना है। और लास्ट ईयर में रेजल वैल्यू हमने एडजस्ट करनी है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है। हमने जनाब 550,000 का अप्लाई किया, ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आपको पता है जो एक्यूमुलेट होता रहता है। और हमेशा जो है जब हम इसकी जो है बुक वैल्यू से, जो ओरिजिनल बुक वैल्यू जो कॉस्ट होती है उससे जब माइनस करते हैं एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास उसकी वैल्यू, बुक वैल्यू आ जाती है जो करंट ईयर में हमने रिपोर्ट करनी होती है। हर साल हमारी बुक वैल्यू डाउन जाती है। अब लास्ट 5th ईयर में अगर जो है मैं इसको ये कैलकुलेट करने के बजाय जो है मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन करूं कि मैं क्या करूं, इसको जो है आपको समझाने की खातिर मैं कर देता हूँ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाई 40% करूँगा, मैंने मल्टीप्लाई 40% किया तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आता है, राइट। 40%, अब देखें 40% किया तो ये हमारे पास जो है कितना आ जाता है? 28,515, और पहले कितना था? 21,21,280 जो हमने एडजस्टमेंट की थी, राइट। और जो इसकी डेप्रिसिएशन थी वो डेप्रिशिएबल वैल्यू से बढ़ गई है। हमने कहा था कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी चाहिए? वो 500,000 होनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा डेप्रिशिएबल वैल्यू बढ़ गई है। और जो बुक वैल्यू जो 5 साल के बाद जो हमारे पास लाइफ के बाद आनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी, कितनी आनी चाहिए थी? वो हमारे पास आनी चाहिए थी 50,000 आनी चाहिए थी। तो इसकी बुक वैल्यू जो है रेजिडुअल वैल्यू से कम हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो है लास्ट ईयर में ये एक एडजस्टमेंट करनी है, राइट, ताकि हमारे पास जो बुक वैल्यू वो 50,000 आ जाए। और इसलिए हम जो है इस बुक वैल्यू में से 50,000 को माइनस करके जो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ताकि हमारे पास ईयर जो लाइफ जब कंप्लीट होती है तो उस वक्त जो हमारे पास वैल्यू आ जाए दैट शुड बी इक्वल टू दी डेप्रिशिएबल वैल्यू और बुक वैल्यू को मैच कर जाए। तो ये हमारे पास जो है डबल और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा, बुक्स में आपको 150% मिलेगा। अगर 150% हो तो हम क्या करेंगे? रेट को 30% कर देंगे, राइट। तो उसमें फिर हमें फिर ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम जो है डबल और जो है 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को ही फॉलो करते हैं। अब हम जो है एक्सेलरेटेड मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम उसके जो है मेथड देख लेते हैं जो हमारे पास लास्ट मेथड है इसमें एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन में, जहाँ पे हम पहले सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करते हैं। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि पहले सालों में डेप्रिसिएशन हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो हमारे पास जो है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में
हम जो है क्या करते हैं कि हमने पहले सब ईयर्स को हमने सम किया, 1 2 3 4 5, इसका सम कितना आ गया, 15 आ गया। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हमारी होगी 5/15 होगी, सेकेंड ईयर होगी 4/15 होगी, थर्ड ईयर कितनी होगी 3/15 होगी, फोर्थ ईयर 2/15 और फिफ्थ ईयर 1/15। इसका मतलब हमारे पास जो नॉमिनेटर है वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, और जबकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब इसको हम अप्लाई करेंगे हमारे पास इसी जो टेबल पे, जब हमने टेबल बनाया हुआ है और ये टेबल हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सम ऑफ ईयर, ये मेथड का टेबल है, उसमें हमने ईयर सब लिख दिए, वैल्यू इसकी वही है। मैंने जैसे कहा था कि यहाँ पर हम कौन सी यूज़ करेंगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू यूज़ करेंगे। हमने हमेशा बाकी जितने मेथड्स हैं उसमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, वो हमें यूज़ करनी है डेप्रिशिएबल वैल्यू को ही यूज़ करना है। तो हमने जो है 500,000 डिवाइड बाई 5/15, तो पहले साल ये डेप्रिशिएशन आ जाएगी, ये क्यूमुलेटिव आ जाएगी, ये हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से हमारे पास हर सालों में ये डेप्रिसिएशन आती रहेगी। मैं ये फ़ाइल आपसे शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा फिर ये जो है फ़ाइल आपसे शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा कैसे ये कैलकुलेशन आई है। ये हमारे पास एक डेप्रिसिएशन आती है, और देखें कि ईयर 5 के एंड पे जब यूज़फुल लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास जो है ये 500,000 आ जाता है और ये 50,000 आ जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है कि वो सम टाइम होता ये है कि हम जो है वो इसको हाफ ईयर कन्वेंशन भी यूज़ करते हैं कि अगर हमने मिड ऑफ द ईयर में एसेट परचेज़ किया है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वो जो है आपको मैं किसी अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर हाफ ईयर कन्वेंशन है तो हमने किस तरह से इसको हाफ करना है। स्ट्रेट लाइन को में तो करना बहुत आसान है, जो डिफ़िकल्टी हमारे पास आती है वो आती है इन दो में आएगी, एक डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में आएगी और एक सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में आएगी कि हमने किस तरह से इसको 2 सालों में ब्रेकअप करना है। राइट, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट मेथड है वो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये बहुत आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। इसमें हमने ये देखना है कि हमने कितने कितने यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, कितने माइलेज हमारी जो है गाड़ी चली है। अगर गाड़ी की हम बात कर रहे हैं तो इसका हम एक रेट निकालते हैं। मसलन ये आपको गिवन डाटा गिवन होगा कि उसमें वो कहता है कि ना बात ये है कि ये हमारे पास यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। वो कहता है कि हम ये कहते हैं कि ये जो टोटल यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस वो 1 मिलियन है। राइट, और हमने जो है इसको जो है पहले साल जो है 250 यूनिट्स हमने जो है प्रोड्यूस किए, सेकंड ईयर हमने जो है 220 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फिर 175 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फिर 180 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फिर 175 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो हर साल जो है हमारी प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट हो रही है। तो अब इसको मैंने चेक करने की खातिर अगर मैं चेक करूं तो इसमें ऐड करता जाऊं तो ईयर 5 तक हमने जो है ये टोटल सारे के सारे इसको जब हमने देखा तो ये हमारे पास जो है वैल्यू 1 मिलियन की आ गई, जो कि टोटल इतनी ही इसमें यूनिट प्रोड्यूस होने थे। अच्छा, इसके लिए हम इसका रेट निकालेंगे। अगेन मैंने कहा था हमारे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू को जब हमने डिवाइड किया 500,000 को डिवाइड बाई 1 मिलियन पे डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास रेट एक आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.5 पर यूनिट। अब ये पर यूनिट हमारे पास माइल भी हो सकते हैं, पर यूनिट हमारे पास प्रोडक्शन भी हो सकती है। एग्जाम में तो हमने देखना है कि क्या हमारे पास आता है। जब हमने ये रेट निकाल लिया तो अब हमारे लिए आसान हो गया कि जिस साल जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जिस साल जितने माइल्स गाड़ी ने ट्रैवल किया है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हमारे पास देखे हैं, और हमने इसको हर साल जो है जितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। और इसके बाद हमने क्यों डेप्रिसिएशन में इसको जब ऐड करते गए तो टोटल हमारे पास जो है वो 500,000 की वैल्यू एक्यूमुलेट हो गई। हाँ जी, इसी तरह से ये हमारे पास जो है ये इसकी जो है वो बुक वैल्यू है। राइट जी, बुक वैल्यू से हमने जो आहिस्ता आहिस्ता जितनी डेप्रिसिएशन हम माइनस करते गए, लेकिन इस डेप्रिसिएशन जो है वो डिपेंडेंट है ऑन दी यूसेज है कि कितने यूसेज हमारे पास किस साल हुआ है, उस लिहाज से हम इसकी कैलकुलेशन करते रहेंगे। और ईयर 5 के एंड पे ये हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू है और ये हमारे पास बुक वैल्यू है। इसका लेक्चर का हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है अब एसेट्स। डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हमारा लास्ट टॉपिक है। और अब देखिए कि हमने जब डिस्पोज ऑफ करना है तो हमारे पास 2 अकाउंट हर वक्त अवेलेबल होंगे। हर एसेट के 2 अकाउंट होंगे। एक हमारे पास जो है उस एसेट का अपना अकाउंट होगा, जैसे मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, लैपटॉप है, व्हीकल है, जो भी है।
और एक उसका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी हो गई। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो है मैंने इसको जो लिया है, मैंने स्ट्रेट लाइन वाले मेथड को फॉलो करके एग्जांपल इसलिए लिया ताकि ये आसान है। अब फ़र्ज़ करें हम एक एग्जांपल करते हैं कि देखें हर दफ़ा जो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में मैं अगर जाऊँ तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब इस स्ट्रेट लाइन मेथड में एक चीज़ हमने याद रखनी है कि ये हमारे पास बुक वैल्यू आती है हर साल। बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो हमने बैलेंस शीट में शो करनी है। अगर हम किसी एसेट को बुक वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू पे सेल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा गेन हो जाएगा, और अगर हम जो है किसी भी एसेट को बुक वैल्यू से कम पे सेल करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसकी हमने एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। डिस्पोजल ऑफ एसेट है, हमने फ़र्ज़ करें जो है जो 1 जनवरी 2004 को हमने सेल कर दिया, तो हम देखें कि 2003 को इसकी वैल्यू कितनी थी। 2003 को इसकी वैल्यू एंड पे थी 250,000 थी, राइट जी। 1 जनवरी को सेल कर दिया तो 1 जनवरी में ज़ाहिर हमें स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो इसकी 250,000 इसकी वैल्यू थी। तो हमने इसको कैश कितना वापस आ गया कि ये हमारे पास जो है 280 का हमने सेल किया, और डेप्रिसिएशन कितनी से हमने रिकॉर्ड की, जिसको तक इसकी देखें 3 साल तक डेप्रिसिएशन हमारे पास आ चुकी थी। ये स्टेट लाइन मेथड हमारे पास है, ये हमारे पास जो है ये वैल्यू इसकी हमारे पास स्टेट लाइन पे 3 साल में इतनी आ चुकी थी कम डेप्रिसिएशन। इसको हमने जो है वो क्लोज़ कर देना है, और मशीनरी हमने ज़ाहिर सेल कर दी है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। तो अब देखें डेबिट को भी हम जमा करेंगे और क्रेडिट को देखेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा। ये अगर जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर हमें पैसे ज़्यादा मिले हैं, कैश जो है 280 मिली है, बुक वैल्यू थी 250 थी, तो 30,000 हमें गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास डिस्पोजल ऑफ एसेट है, सिंपल सी इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, राइट। और अगर फ़र्ज़ करें कि हमने जो है वो ईयर 5 के एंड पे, अब ईयर 5 हमारे पास है, ईयर 5 में अगर पहले वैल्यू देखो कि ईयर 5 में हमारे पास जो है वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ईयर 5 के जो है हमने स्टार्ट में जो है इसको सेल कर दिया। ईयर 5 पे हमारे पास बुक वैल्यू 150,000 की थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी 400,000 की थी। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने ये डेबिट करना है और जो है हमने एसेट्स को क्रेडिट करना है। पहले तो हम ये दो काम करते हैं, हम डिस्पोजल ऑफ एसेट जो सेकंड एग्जांपल है इसके हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। कैश हमने 135,000 का रिसीव कर लिया। बुक वैल्यू हमारे पास देखें कितनी थी 150 थी, तो हमने कैश कम रिसीव किया। कितना कम रिसीव किया 15,000 से कम रिसीव किया, तो यहाँ हमें डायरेक्ट यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख से डेबिट, मशीनरी जो है वो 550 से क्रेडिट, कैश हमने रिसीव किया 135,000, तो कितना बैलेंस आता है 15,000 जो कि हमारा बुक वैल्यू से कम है। इसको हमने एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी है। ये इसकी कैलकुलेशन जो है हमारे लिए बहुत आसान है, इसकी हम फिर अकॉर्डिंगली पोस्टिंग कर देंगे। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में डिस्पोजल की एंट्री आती है तो आपने टेबल पहले बनाया होगा, वो हो सकता है आपसे कहे स्ट्रेट लाइन वाला फॉलो करें या डबल डिक्लाइनिंग वाला भी मेथड फॉलो करें। जो भी मेथड फॉलो करेंगे, जो भी बुक वैल्यू आता है, हर मेथड में बुक वैल्यू डिफरेंट आ रही है क्योंकि हमने बाकी को एक्सपेंस आउट कर चुके हैं। तो बुक वैल्यू के लिहाज से जो मर्जी मेथड हम यूज़ करें उसके लिहाज से हमने कैलकुलेट करना है कि वो इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, हमने देखना बुक वैल्यू के लिहाज से हमने देखना है कि इसमें हमारे पास प्रॉफिट है या हमारे पास ये लॉस है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज के सब्जेक्ट था जिसको मैंने ब्रीफली कवर किया है। आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आपके पास क्वेरी है तो प्लीज़ जो है ज़रूर पूछिएगा, और या क्लास हमारी जो है इस क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।